नमस्कार दोस्तों। क्या आपको कंधे में दर्द रहता है? क्या आप जब कंधे का मूवमेंट करते हैं तो एक सर्टेन रेंज तक ही आप अपने हाथ और कंधे का मूवमेंट कर पाते हैं? तो आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर को एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। इसमें जो शोल्डर के चारों तरफ जो कैप्सूल होता है या रोटेटर कफ की जो मसल्स होती हैं वो थिक और टाइट हो जाती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है। रोटेटर कफ में बेसिकली 4 मसल्स होते हैं, जिनमें सुप्रास्पाइनेटस, सबस्केपुलरिस, टीरिस माइनर एंड इंफ्रास्पाइनेटस। इन मसल में किसी को अगर कोई टीयर हो जाए तो फ्रोजन शोल्डर उसको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि फ्रोजन शोल्डर के क्या कॉजेज़ और कारण होते हैं, तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जो रोटेटर कफ की मसल है वो टीयर हो जाएं तो फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाता है। किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है या थायराइड की प्रॉब्लम है जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म उसको है, तो भी उसको फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखा गया है कि अगर 100 लोगों को ये फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो रही है तो उनमें से 60-65% पीपल को डायबिटीज़ या थायराइड होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर किसी व्यक्ति के शोल्डर की सर्जरी हुई है या शोल्डर में कोई फ्रैक्चर हो गया है और उनको इमोबिलाइज रखा गया है हाथ को आर्म स्लिंग में या किसी अन्य कारण से, तो भी उनको एडेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टिफनेस ऑफ शोल्डर भी कहते हैं। अगर दूसरी बात करें तो अगर किसी की कार्डियक सर्जरी हुई है या किसी को न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो भी उनका बेड रिडन काफ़ी लंबे समय तक रहता है, तो भी उनको फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि शोल्डर का मूवमेंट उसमें ना के बराबर या बहुत कम रहता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि इसमें क्या सिम्टम्स या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, तो शुरुआती तौर में व्यक्ति के शोल्डर में पेन स्टार्ट होता है, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग धीरे 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 बढ़ता जाता है। नेक्स्ट में उसको शोल्डर का मूवमेंट करने में भी परेशानी होती है। इवन जब वो फ्रंट में हाथ ऊपर उठाते हैं तो लिमिटेड रेंज के साथ में स्टिफनेस और पेन उसको होता है। साइड में जब वो हाथ ऊपर उठाते हैं तो भी उनको पेन होता है, और पीछे की तरफ तो वो अपना हाथ यहाँ तक ही ले जा पाते हैं, जबकि पूरा यहाँ तक जाना चाहिए तो वो उनका हाथ पूरा नहीं जा पाता है और उनको एक रेंज लिमिट हो जाती है और पेन होती है। कभी कभी जब ये सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है तो व्यक्ति को नाइट में सोने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उनकी नाइट में जब वो सोते हैं तो नींद पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है और टूट जाती है इस फ्रोजन शोल्डर के दर्द के कारण। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, तो इसका कोई प्रॉपर रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस नहीं है जिसमें अपन बता सकें कि हाँ एक्सरे में ये फाइंडिंग्स आ रही हैं तो आपको ये पता लग जाए कि आपको फ्रोजन शोल्डर है या नहीं है। कभी कभी एमआरआई की तरफ अपन जा सकते हैं, वो इसलिए कि कहीं और कोई प्रॉब्लम आपको डेवलप तो नहीं हो रही है। बाकी फ्रोजन शोल्डर का जो प्रॉपर डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल जजमेंट के थ्रू ही होता है। एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक ऑर्थोपेडिशियन या अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको क्लिनिकली जज करके बता सकते हैं कि आपको फ्रोजन शोल्डर है या नहीं है या अन्य कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आपको रेगुलर वे में कुछ एक्सरसाइजेस करनी रहती हैं। अगर आप उन एक्सरसाइजेस को रेगुलर वे में रखते हैं तो लगभग 3-4 महीने में आप अपनी इस प्रॉब्लम्स को अलग कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं और अपनी रेंज को पूरी तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो आपको रेगुलर वे में कुछ एक्सरसाइजेस करनी रहेगी। जब शुरुआती तौर पे जब पेन होता है तो आपको कुछ NSAID, कुछ पेन किलर्स ये लेने होते हैं, कभी कभी गर्म सेक भी करना होता है ताकि आपको रिलीफ मिल सके। तो इसके लिए एक्सरसाइजेस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिनको आप करके आप अपने एडेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम से आप अपने आप को बचा सकें। उन एक्सरसाइजेस को अगर आप रेगुलर वे में रखेंगे तो लगभग काफ़ी जल्दी आप अपने आप को फ्रोजन शोल्डर जैसी बीमारी से बचा सकते हैं।
थैंक यू।